और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वफ्द आज घर में नजरबंद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेगा, जहां पर जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर के कई लीडरान पर पाबंदी लगी हुई है। अब्दुल्ला की पार्टी के लीडरान ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से इसके लिए इजाजत मांगी थी। पार्टी के 15 साबिक MLA श्रीनगर में दोनों ही लीडरान से मिलेंगे। मरकज ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाकर रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया था और इस दौरान जम्मू कश्मीर के कई बड़े लीडरान को नजरबंद कर दिया गया था। इसमें साबिक CM महबूबा मुफ्ती भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उनकी बेटी को मुलाकात की इजाजत दी थी। आर्टिकल 370 के खत्म होने जाने के बाद 60 दिन पूरे हो गए और जिसके बाद दहशतगर्दों ने एक बड़ी नापाक वारदात को अंजाम दिया। अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमला किया गया, जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों ने DCO ऑफिस के बाहर ग्रेनेड से हमला किया। हमले में एक सहाफी समेत 14 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 13 अफराद की हालत संगीन बनी हुई है। शावाहिदीन के मुताबिक अनंतनाग के DC ऑफिस के गेट पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड फेंका और मौके से फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के अफसरान ने बताया कि अनंतनाग के DC ऑफिस के बाहर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में वहां पर मौजूद मकामी लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जहां पर फोर्सेस ने बरवक्त हरकत में आते हुए जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। वहां पर जख्मियों का इलाज चल रहा है और उसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज तकरीबन 10:30 बजे सुबह अनंतनाग शहर के लाल चौक इलाके में, जो काफ़ी बिजी रहता है, वहां पर टेररिस्ट ने एक ग्रेनेड लॉन्च किया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में DC दफ्तर के बाहर ग्रेनेड हमले में कई लोग जख्मी हो गए थे और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसपास के इलाकों में घेरा डालते हुए तलाशी मुहिम तेज कर दी। इधर इस हमले के बाद वादी के कई जिलों में, जिसमें कि श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, शोपियां और पुलवामा भी है, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेकिंग चलाई और बताया जा रहा है कि वादी के कई इलाकों में हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहना होगा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की लोगों से की गई बातचीत। कश्मीर के अनंतनाग में आज सुबह हैंड ग्रेनेड हमले से जहां पर कई आम रहगीर जख्मी हुए हैं, उसके बाद बताया जाता है कि अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम और बाकी इलाकों में भी तलाशी अभियान और उसके बाद चेकिंग और नाका वगैरह जो हैं मजीद सख्त कर दिए गए हैं। फिलहाल हम खड़े हैं श्रीनगर में और श्रीनगर में भी इस ग्रेनेड हमले की खबर के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती जो है उसको मजीद पुख्ता किया गया है और तलाशी अभियान गाड़ियों में लगातार चल रहा है और इस रूट से गुजरने वाली हर गाड़ी को चेकिंग से गुजरना होगा, क्योंकि कुछ दिनों से जो श्रीनगर और बाकी कैपिटल टाउन्स में जिस तरह से लगातार जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ गई थी और खदशा ये भी जाहिर किया जाता है। अगर हम आज के इस ग्रेनेड हमले की बात करें तो इसके 2 माने हो सकते हैं। एक तो सुरक्षा बलों को पहले से खबर थी कि अनंतनाग, श्रीनगर और बाकी टाउन्स में इस तरह का हमला जो है मिलिटेंट कर सकते हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। लेकिन दूसरा अहम जो गुज़िश्ता कई दिनों से हमने देखा कि ट्रैफिक जो है, हालांकि निजी ट्रैफिक, पर्सनल ज़ाती ट्रांसपोर्ट जो है जिसमें 3 व्हीलर या ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल और ज़ाती गाड़ियाँ जो है वो कहीं ना कहीं चलती नजर आई। यही सूरत हाल जो है श्रीनगर के इस एरिया में भी है। जो गाड़ियों की आवाजाही है वो लगातार चल रही है, लेकिन उसके बाद लगातार इस तस्वीर को देखने के बाद तस्वीर का अगला रुख जो है वो इस तरह से चुनौती सुरक्षा बलों के लिए ये है कि किस तरह से जो है सुरक्षा बलों को इस तरह के जो ग्रेनेड हमले हैं इसको किस तरह से रोका जा सकते हैं। फिलहाल कहा जाता है कि फौरी तौर पर जख्मी जो हुए हैं अफराद, जिनमें ज़्यादा तादाद जो है सिविलियंस की है, उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनंतनाग रेफ़र किया गया और जिन्हें ज़्यादा चोटें आई हैं या ज़्यादा घायल हैं उन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। कुल मिलाकर श्रीनगर और बाकी इलाकों में भी इस ग्रेनेड हमले के बाद एक बार फिर हाई अलर्ट जो है, जो पहले से श्रीनगर एयरपोर्ट, मिलिट्री स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल के बाहर एडवाइजरी जाहिर कर दी गई है। उसमें मज़ीद पुख्तगी लाते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती को यकीनी बनाया गया और फिलहाल सीनियर अफसरान जो है कुल मिलाकर कई एक जगहों पर आज खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। यानी एक गंभीर मसला है जब एक हैंड ग्रेनेड दागने की कोशिश के दौरान सिविलियन जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों को भी काफ़ी मुश्किलात भरे माहौल से गुजरना पड़ता है। अगला क्या माहौल श्रीनगर और बाकी इलाकों में होगा, इसके लिए मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों का वर्कआउट और होमवर्क जो है उस पर ज़रूर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस तरह के हमलों को रोकने की कोशिश करनी होगी। अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर।
नए फिजाइया सरबराह एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जानिब से किसी भी दहशतगर्दाना हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि जवाबी कार्रवाई के फौज का एक्शन क्या होगा, इसका इन्हिसार हुकूमत के फैसले पर है। फिजाइया सरबराह ने ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा मीडिया से बात की और इस मौके पर फिजाइया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की प्रमोशनल फिल्म रिलीज की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के 60 दिन पूरे हो चुके हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में मामलात जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है। कश्मीर में अब पूरी तरह से अमन का माहौल है, तो वहीं कश्मीर के हालात पर बौखलाए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर से दहशतगर्दों की हिमायत में बयान दिया है। इमरान ने कहा है कि कश्मीरियों की मदद के लिए जो LOC पार करके कश्मीर में आएगा, भारत उसे दहशतगर्द बताएगा। पाकिस्तान के लोगों से LOC मार्च की अपील और अक़वाम मुत्तहिदा के मंच से जिहाद वाले इमरान के बयान पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के PM ओहदे के लायक नहीं है। उन्हें आलमी ताल्लुकात की ना तो जानकारी है और ना ही समझ। हिंदुस्तान ने इमरान खान के बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे के काबिल नहीं है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कश्मीर के हालात को मामूल के मुताबिक बताते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 2 महीनों से वहां पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है और महज 200 लोगों को नज़रबंद रखा गया है। उन्होंने कहा है कि हमने कश्मीर में कदम रखने वाले हर दहशतगर्द को न्यूट्रलाइज करने का इरादा किया है। कश्मीर के साथ हर कश्मीरी भी हमारा है। राम माधव ने कश्मीर को लेकर दिए बयान में कहा कि हर कश्मीरी मुल्क मुखालिफ नहीं, हर कश्मीर अलहदगी पसंद नहीं, वो आपके और हमारे जैसा है। आर्टिकल 370 पर बात करते हुए राम माधव ने कहा कि 370 को हटाने का फैसला किया क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, साथ ही कश्मीरी लोगों के हुकूक, सियासी और समाजी हक और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक देना चाहते हैं। राम माधव ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन गया है और अब ये मुल्क के किसी दीगर रियासत की तरह ही है और सरकार के फैसले से जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। But may I ask the Wardis who are raising this question, the very, very important question as to when this Article 370, which was in the draft constitution, it was Article 306A, when it was introduced into the constitution, who was consulted? Sir, do you know? Nobody was consulted. Whoever was consulted had said no, he should not be there. Whoever was consulted had said no, such an article should not find place in Indian constitution. Ambedkar was approached by Sheikh Abdullah upon the advice of Nehru to draft the Article 370. Ambedkar said, I shall not commit that sin. अंबेडकर ने कहा कि मैं नहीं करूंगा। It is not possible to have such a discriminatory article in our constitution. I shall not permit it. This was Ambedkar. Yet this article became a reality. The draft was prepared by Gopalaswamy Iyengar and placed before Congress Working Committee. चलिए बढ़ते आगे। पैंथर्स पार्टी ने 24 अक्टूबर को होने वाले BDC के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। जम्मू में पार्टी के एक सेमिनार के दौरान ये फैसला लिया गया, जहां सेमिनार में पार्टी के चीफ पैटर्न प्रोफेसर भीम सिंह, सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया भी मौजूद रहे। सेमिनार में 370 को हटाए जाने और रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। पार्टी लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि BDC के इंतखाबात में पार्टी लड़ेगी और तरक्की के मुद्दे पर मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा है कि आम लोगों का पार्टी को जरूर हिमायत मिलती रहेगी। कि आज वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग चल रही है और इसमें डिसाइड अभी होना बाकी है, अभी शुरुआत हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट पार्टी का डिसीजन है कि पार्टी कंटेस्ट करेगी जो है ये BDC का चुनाव। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन मार्क ये है, पहला तो ये है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को पहले तो 2 महीने के लिए बंद रखा गया और सरकार में जो पार्टी है उसने अपने लोगों को फील्ड में उतारा और फिर इलेक्शन अनाउंस होते हैं और इलेक्शन होने के हफ्ते बाद लोगों को रिलीज़ करने की बात की जाती है, वो भी जम्मू के अंदर। और कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टी, हमारे लीडर्स भी हाउस अरेस्ट हैं, बाकी भी हाउस अरेस्ट हैं। तो इससे ये लगता है
कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन फेयर होने की कोई संभावना कम लगती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंदर आने वाले अंशु इलाके में इंडियन आर्मी की जानिब से मकामी लोगों की भलाई के लिए वक्त वक्त पर मुख्तलिफ स्कीम शुरू की जाती है और इसी सिलसिले में 5 अक्टूबर 2019 को रियासी इलाके में वाक़ रेंशू में एक अजीम मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। बताते चले कि रेंशू शिवखोड़ी एक गैर तरक्की याफ्ता इलाका है जहां पर मेडिकल की कम सहूलत आम लोगों को मिल पाती है। इसी बात को ख्याल में रखते हुए यूनिफॉर्म फोर्स के मातहत एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें आसपास के लोगों को ज़रूरतमंद मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई गई है। मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह मेजर जनरल धीरज सेठ जनरल ऑफिसर कमांडिंग यू फोर्स ने किया और साथ ही इस दौरान आर्मी के सीनियर अफसरान भी मौके पर मौजूद रहे। इस मेगा कैंप में सबसे सलाहियतमंद डॉक्टरों को अलग अलग आर्मी अस्पतालों से बुलाया गया था और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटी भी दी गई जिसमें जिस्म से जुड़ी हुई हर बीमारी के डॉक्टर को कैंप में बुलाया गया था। इस दौरान सभी ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग ने कैंप में पहुंचकर अपनी बीमारी का इलाज कराया। इसके साथ ही फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों को फ्री में दवाएं भी बांटी गई। मेडिकल से मुतालिक वायरस, मेमोग्राफी, बस और दूसरी सहूलतों वाली गाड़ियां कैंप में लगाई गई थी। करने से हम लोग को मतलब एक दूसरे से प्यार भाव बढ़ रहा है। हम भेदभाव की भी वो कामना नहीं कर सकते, इससे एक दूसरे की हेल्प भी हो सकता है, इसलिए हम लोग ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ। मुझे ये मार्गदर्शन 5 महीने पहले जो यहाँ के तहसीलदार साहब हैं पौनी के, मिस्टर लेखराज, उन्होंने मुझे बताया था कि इस इलाके में, रंसू के इलाके में पहाड़ी इलाका है। इन्होंने दूर दूर तक कभी कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं देखा, यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो उस दिन मैंने निश्चय किया था कि रंसू में, और वो भी महादेव के चरणों में, ज़रूर हमने आकर यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाना है। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन सा वायरस है? मुमकिन है आपका जवाब HIV हो, लेकिन जिनका ये जवाब है वो गलत है। दरअसल हेपेटाइटिस B और C वायरस HIV से भी ज्यादा खतरनाक है और हमारे मुल्क में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हेपेटाइटिस वायरस के शिकार है। लेकिन अब इस खतरे को जड़ से मिटाने का हलफ ले लिया गया है। क्या है दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस और आप कैसे इसके खिलाफ हथियार बन सकते हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस यानी ILBS हॉस्पिटल की भीड़ ये बता रही है कि लिवर और उससे जुड़ी बीमारियों का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। इलाज के लिए आई सुनीता को कुछ दिन पहले तक अंदाजा भी नहीं था कि उनके जिस्म में दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में से एक हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पता चलने के बाद भी उनका कुनबा उनके साथ है और इलाज शुरू कर दिया गया है। मेरा देवर को हुआ तो उसी में सबको चेकअप हुआ तो 2 टाक निकल गया, उसी से पता चल गया। आप सोच रहे होंगे कि अगर सुनीता को दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस ने घेरा तो उन्हें ये पता क्यों नहीं चल सका। खामोशी से वार करना इस वायरस की सबसे खतरनाक बात है। हेपेटाइटिस B को सप्रेस कर सकते हैं। क्योर जो है, क्योंकि जो चीज़ माँ से आती है उस निकलती नहीं। लकीली 2 से 5% में, उसमें भी हम इंजेक्शंस देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और एडवांस डिजीज़ नहीं हो तो 5 to 10% वी कैन क्योर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस B के इन्फेक्शन के शिकार हैं, लेकिन 90% लोगों के जिस्म में ये वायरस खामोशी से रहते हैं और ताउम्र उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती। जिन लोगों में हेपेटाइटिस B का वायरस बीमारी की शक्ल में बदल जाए उन्हें जिंदगी भर दवाएं लेनी पड़ती हैं। हालांकि डॉक्टरों की निगरानी में लगातार इलाज चलता रहे तो मरीज बेहतर जिंदगी जी सकता है। अब HIV वाला है, उसको आप दवाई देते हैं, HIV सप्रेस रहता है, लाइफ लॉन्ग दवाई देते हैं। तो हेपेटाइटिस B भी आसानी से दवाई के द्वारा सप्रेस हो जाता है और आप दवाई लेते रहें तो ही इज एज गुड एज यू एंड आई, ही इज नॉट इन्फेक्टेड। अब सबसे जरूरी बात कि हेपेटाइटिस की बीमारी होती कैसे है। हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन मां से उसके बच्चे में पैदाइश के वक्त आ सकता है। इन्फेक्टेड सुई से इंजेक्शन या इन्फेक्टेड निडल यानी सुई से टैटू या बॉडी पियर्सिंग से भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। गैर महफूज जिस्मानी ताल्लुकात से भी हेपेटाइटिस B और C फैल सकता है। अब जरा हेपेटाइटिस की अलामत भी जान लीजिए। हेपेटाइटिस B या C बीमारी में बदलने लगे
तो जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द और कमजोरी का एहसास हो सकता है। बुखार और थकान महसूस होगी। जिल्द पीली पड़ना और आंखों का सफेद हिस्सा भी पीला पड़ना भी इसकी अलामत हैं। भूख का कम लगना भी हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। इस बीमारी के शिकार कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिम्टम्स को पहचानने का वक्त नहीं मिलता और हालत सीधे जानलेवा हो जाती है, लेकिन इन्फेक्शन को फैलने से पहले ही रोका जा सके। तो इसी सवाल के जवाब के लिए दिल्ली के इस अस्पताल ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर द एम्पैथी कैंपेन की शुरुआत की। इसका मकसद लोगों को हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के बारे में बताना, होशियार करना और बचाव के लिए तैयार करना है। मैं रूटीन कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में दिखाने आता हूँ। जो डॉक्टर टेस्ट बोलता है वो टेस्ट कराता हूँ और दवा कंटिन्यूसली चल रही है। और 1-2 सजेशंस थे डॉक्टर के, लाइक वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं करना है और डाइट पे कंट्रोल करना है। सो बेसिकली मैं स्मोक और अल्कोहल नहीं लेता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर माँ बाप दोनों में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की जांच कर ली जाए तो आने वाले बच्चे को वायरस से बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन अब बड़े लोगों के लिए भी मौजूद है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन सरकार की टीकाकारी मुहिम में भी शामिल है, लेकिन वो बच्चे जो टीकाकारी करवाते ही नहीं या 4 टीकों की जगह अधूरी डोज ही लेते हैं, वो अभी भी चैलेंज बने हुए हैं। सादगी भरी जिंदगी हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए भी राहत दिला सकती है। सिगरेट, शराब से दूरी और सादा खाना मरीज की जिंदगी खुशहाल और बेहतर हो सकती है। हेपेटाइटिस अलग अलग किस्म के वायरस हैं जो कि दोनों ही ये लिवर को इफ़ेक्ट करते हैं, दोनों ही लिवर में डैमेज करते हैं। हेपेटाइटिस सी आमतौर पे जो आता है वो निडल प्रिक इंजरी से आता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आता है या निडल स्टिक इंजरी से आता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी अधिकतर जो हम देखते हैं वायरस आता है वो मदर टू बेबी आता है, ट्रांसमिशन ये होता है। और आजकल हेपेटाइटिस बी का थोड़ा इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हेपेटाइटिस सी की बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। कहते हैं जानकारी ही बचाओ है। ऐसे में आप जरा हेपेटाइटिस के लिए जरूरी जानकारी भी नोट कर लीजिए। बीमारी के बारे में बात करना, इसके मरीज से घबराने या उसे दूर करने की जगह उसका इलाज करवाना और वक्त रहते टीका लगवाकर बचाव कर लिया जाए तो मुल्क हेपेटाइटिस फ्री भी हो सकता है। एम्पैथी कैंपेन जैसी कोशिशों से जुड़कर आप भी हेपेटाइटिस के वायरस से खुद को और अपने अपनों को बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।